आज हम स्टार्ट करेंगे वाइटल साइन का एक टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर है क्या और कितनी जगह से ये लिया जाता है। तो इसको सबसे पहले जानेंगे कि बीपी कफ है क्या। तो मेरे साइड के अंदर आपको बीपी कफ का एक डायग्राम शो होगा। बीपी कफ है क्या, जिसमें एक कफ होता है, ट्यूबिंग होती है और एक पंप होता है और उसके अलावा एक मीटर भी शो होगा। उसके अलावा सेकंड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप देखने को मिलेगा कैसे लिया जाता है, स्टेथोस्कोप से क्या पार्ट है उसके, बेल, डायफ्राम, ट्यूबिंग, ईयर पीसेस, काफी सारे उसके टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट बीपी कफ को कैसे बाइंड किया जाता है, एंटीक्यूबाइटल फोसा के जस्ट ऊपर लगाया जाता है। तो बीपी कफ कैसे बांधा जाता है, लेवल ऑफ हार्ट रखा जाता है, सामने पेशेंट को बिठाया जाता है, सिटिंग पोजीशन के अंदर बीपी को लिया जाता है। उसके बाद में बीपी कफ कितनी जगह पे हम बांध सकते हैं बॉडी पार्ट में। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आर्म के अंदर ब्रेकियल आर्टरी होती है, वहां पे बांधा जाता है। उसके बाद में थाई पे और पॉप्टियल आर्टरी होती है जो घुटनों से जस्ट ऊपर बांधा जाएगा। एंकल जॉइंट, टीबियल, एंकल यानी जो पंजा होता है उसके जस्ट ऊपर बांधा जाता है प्रेशर, टीबियल प्रेशर को मापने के लिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। द प्रेशर exerted by the blood against the wall of artery as it flow through them। एक ब्लड जो अपना प्रेशर जनरेट करता है वॉल ऑफ आर्टरी के ऊपर, और वॉल ऑफ आर्टरी पे प्रेशर जनरेट करने पर जो अगेंस्ट प्रेशर जनरेट करता है एज ए फ्लो थ्रू देम, और इसके थ्रू वो फ्लो होता है। इसके बाद में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो है 120/80। इसका मापने का जरिया है mm ऑफ Hg, जिसको कापा के अंदर मापा गया है 16/11। तो वो दाब जो ब्लड के द्वारा आर्टरी के दीवार के ऊपर लगाया जाता है और वो फ्लो थ्रू देम, और इसके थ्रू वो चलता रहता है, इट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। कितने टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दो तरह से इसको माना जाता है। सिस मानी ऊपर, डाय माने नीचे। सिस ऊपर का हाई प्रेशर, डायस्टोलिक लो प्रेशर। डेफिनेशन वो रहेगी द हाईएस्ट प्रेशर exerted by the blood against the wall of artery during ventricular systole। समझ में आई बात। एक ऐसा उच्च दाब का प्रेशर, दबाव जो एग्जर्टेड होगा ब्लड की वॉल के अगेंस्ट ऑफ आर्टरी में, है ना, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। उसके बाद में डायस्टोलिक प्रेशर किसको बोला जाता है, एक ऐसा लो प्रेशर जो सिस्टोलिक के बाद में मापा जाता है। एक ऐसा लो प्रेशर, द लो प्रेशर exerted by the blood against the wall of artery when heart is resting। कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रेशर, लो प्रेशर जो लगाया जा रहा है ब्लड द्वारा अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, तब लगाया जा रहा है, वेन तब लगाया जा रहा है जो हार्ट है वो रेस्टिंग कंडीशन में है। उसके बाद में देखते हैं असेसमेंट किस प्रकार करना चाहिए कि हमें एक पेशेंट का बीपी लेते टाइम किन किन चीजों को असेस करना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसमें असेसमेंट ऑफ बीपी, अवॉइड स्मोकिंग बिफोर 30 मिनट। पेशेंट को ये हम एजुकेशन देंगे कि जब भी आप बीपी देने से पहले बिफोर 30 मिनट आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है। अगर कर लिया है तो 30 मिनट तक वेट करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग बिफोर 30 मिनट।
रेस्ट फॉर 5 मिनट। पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आप चल के आए हो, रनिंग करके आए हो या कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी आपने की है तो आपको 5 मिनट रेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद में कप अबव द एंटीक्यूबाइटल फोसा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? कप अबव द एंटीक्यूबाइटल फोसा। कि सर एंटीक्यूबाइटल फोसा है कहाँ? जो अपनी कोहनी है उसके ऊपर जो गड्ढा बना हुआ है उस गड्ढे को एंटीक्यूबाइटल फोसा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइडवे ब्रेकियल आर्टरी रन करती है। तो उस एंटीक्यूबाइटल फोसा के बीच वाले हिस्से से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। 2.5 सेंटीमीटर को अगर इंच में कन्वर्ट किया जाए तो 1 इंच होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कफ डिफ्लेक्टेड रेट 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। कफ को डिफ्लेक्ट करेंगे यानी फैलाएंगे। एक बीपी कफ को जो फैलाने की दर होती है वो 2 to 3 सेकेंड ऑफ Hg पर सेकेंड होना चाहिए। सेकेंड के हिसाब से बैलून को जो पंप होता है उसको इतना प्रेशराइज करेंगे पर टाइम कि वो उसको डिफ्लेक्टेड करे 2 to 3 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बीपी इन द लेग सिस्टोलिक प्रेशर 20 to 30 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक प्रेशर इज सेम। तो इसके अंदर जो अपना ब्लड प्रेशर रहेगा, एक सिस्टोलिक प्रेशर जो हाइयर रहता है 20 to 30 मिनट 30 mm ऑफ Hg, मिनट नहीं mm ऑफ Hg, कि जब आप लेग साइड से बीपी लेंगे तो उसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 20 से 30 mm ऑफ Hg ज्यादा आएगा, तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस करके। और जो डायस्टोलिक प्रेशर इन लेग साइड इज सेम अकॉर्डिंग टू 180। जो हमने सिस्टोलिक प्रेशर 120 माना, अगर ये 30 ज्यादा आएगा तो अकॉर्डिंग टू 150 आएगा। और इसका डायस्टोलिक प्रेशर है वो हमेशा इक्वल रहता है, लेग साइड हम बीपी ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्टरी वो भी आर्म की, हाथ की, जहां से एंटीक्यूबाइटल फोसा से ऊपर की साइड हमने बीपी लिया वहां पे ब्रेकियल आर्टरी होती है। थाई, अगर घुटनों के पीछे नी के जस्ट बिहाइंड पोप्टियल आर्टरी होती है तो थाई है, उसमें अगर हम वो बीपी कफ बांधेंगे तो पोप्टियल आर्टरी को मेजर करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंकल जॉइंट, जो अपना पंजा है, एंकल है, एंकल जॉइंट से अगर बीपी लेनी है तो जो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी है, पोस्टीरियर जो टीबियल आर्टरी है जो पीछे से मेल्युलस जो अपने बॉल होती है उसके पास से गुजरती है, तो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी को रनिंग को असेस करती है, कितना प्रेशर है उसको असेस करती है। चलिए ये क्लियर हो गया। कहां से लेते हैं बीपी। पल्स प्रेशर होता क्या है? सुनने को मिलता है पल्स प्रेशर। पल्स अलग चीज है, 72 बीट पर मिनट वो हार्ट की रेट होती है। एक मान के चलें कि 120 सिस्टोलिक बीपी है, 80 डायस्टोलिक बीपी है, तो सर उसका पल्स प्रेशर कितना होगा? तो पल्स प्रेशर रहेगा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल है ना, सॉरी ये अलग है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो अपना सिस्टोलिक बीपी होता है 120, सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80, और इसको इससे माइनस किया जाए तो निकलेगा 40। नॉर्मल पल्स प्रेशर इज 40 mm ऑफ Hg, तो इसको नॉर्मल पल्स प्रेशर बोला जाएगा। चलिए नॉर्मल बीपी को मैंने अलग किया है, प्री हाइपरटेंशन को अलग किया है, हाइपरटेंशन स्टेज 1 को अलग किया है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 को अलग किया है, और हाइपरटेंशन को
अलग किया है। चलिए देखते हैं। नॉर्मल बीपी में सिस्टोलिक आता है 180, डायस्टोलिक आता है 80। प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से पहले की स्थिति। जब हाइपरटेंशन में जाता है पेशेंट तो उसकी बीपी सर कितनी रहती है, आप ये पूछोगे तो 120 टू 139 अगर सिस्टोलिक बीपी है और डायस्टोलिक है 80 टू 89 तो वो रहेगी प्री हाइपरटेंशन स्टेज। नेक्स्ट हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट इज कॉल्ड 140 to 159 and second is 90 to 99 is called hypertension stage 1। तो अगर 160 से 100 बीपी रह रही है तो वो स्टेज 1 के अंदर आएगा। उसके बाद में हाइपरटेंशन के स्टेज 2, तो सर आपने बताया 160 to 100, तो यहाँ तो 160 to 100 है, पर उसको मैंने मार्क किया है कि अगर 160 से ज्यादा का बीपी आ रहा है और 100 से ज्यादा डायस्टोलिक जा रहा है तो इसको हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहते हैं। उसके बाद में हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में सिस्टोलिक बीपी है वो 90 से कम हो जाता है, वो डायस्टोलिक बीपी 60 से कम हो जाता है, तो पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे है क्या। हाँ बच्चों, एक चीज इंक्लूड करनी थी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसमें एक साउंड जहां पे जाके स्टॉप होता है, वापिस अगर अपन बीपी कफ को डिफ्लेटेड करते हैं और ठीक है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट साउंड आता है वो कोर्सकोप साउंड आता है। कोर्सकोप की स्पेलिंग है KOROTKOFF, टी साइलेंट रहेगा, कोर्सकोप साउंड आएगा। सेकंड साउंड आता है जब डायस्टोलिक के अंदर हम वो बीप हो जाए साउंड, उसके बाद में जब एक साउंड में चेंजिंग देखने को मिलती है, वो साउंड है वो चेंज होता है और उसका बीप पावर है वो लो होता है, तो उसको बोला जाता है सेकंड साउंड को सियाज, CEASE। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। सारा मैटर जो एक्सप्लेन किया जाता है 1 घंटे में, है ना, 30 मिनट के अंदर इतना मैटर आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, पर मैं विद इन 5 मिनट के अंदर आपको सारा का सारा डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर। एक ब्लड प्रेशर लिया जाता है, किससे लिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्नोमीटर, जिसके अंदर 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, मर्करी, एंड्रॉइड एंड डिजिटल, जिसका आपके सामने भी डायग्राम आ जाएगा। चलो देख लीजिए, देख लिया होगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कफ साइज। आपसे ये पूछा जाता है कि ये कफ साइज है वो क्या मायने रखता है, यानी एज के अकॉर्डिंग अगर कफ साइज हम चेंज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर मान के चलिए तो अगर एक चाइल्ड है तो उसमें छोटा कफ यूज होगा, अगर वो अडल्ट है तो उसमें बड़ा कफ यूज होगा। तो इसमें क्या है कि जो अपना डायमीटर है हाथ का वो इंपोर्टेंस रखता है अकॉर्डिंग टू कफ डायमीटर, है ना। तो हमारे जो हाथ का जो लेंथ है क्रोमियम प्रोसेस से लेके जो अपना कोनी तक, है ना, जो अपना है वहां तक एल्बो तक मेजर करना होता है कि हाँ ये प्रॉपर है कि नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग एज के अकॉर्डिंग मैंने इसे लिखा है, तो एक सिस्टमेटिक वे में लिखा है, उसको समझ सकते हो कि ये एज ग्रुप है, ये एज है, ऊपर वाला वाइड है नीचे वाला लेंथ है, ऊपर वाला वाइड है नीचे वाला लेंथ है, ऊपर वाला वाइड है नीचे वाला लेंथ है, इस तरह से सेंटीमीटर के अंदर रहेगा ये। तो न्यू बोर्न बेबी है उसमें जो एक कफ होता है उसका साइज होता है वाइड में 3 सेंटीमीटर, लेंथ में 6 सेंटीमीटर, लंबा 6 सेंटीमीटर होगा पर चौड़ा वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो न्यूबॉर्न में इतना कम साइज होता है बीपी कफ का। इन्फेंट में 5 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, 15 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी। एक चाइल्ड ग्रुप 2 से 3 साल की एज में 8 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, 21 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। अडल्ट के अंदर बात की जाए बेसिक पर्सन के अंदर
13 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। अडल्ट के अंदर 20 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, 42 सेंटीमीटर। अडल्ट अगर थाई में बांधना है तो उसका चेंज हो जाता है साइज, अगर थाई की साइड काम में लिया जा रहा है इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, अगर पेशेंट बर्न हो गया हो, मे भी पेशेंट बर्न हो गया हो अपर एक्सट्रीमिटीज, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज थाई से लेना पड़ेगा, तो उसमें बीपी कफ दूसरा बांधना होगा। नॉर्मली 13 to 30 रहता है, और इसके अंदर 20 to 42 हमें यूज करना होगा। 20 वाइड होगा, 42 लॉन्ग होगा। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नॉर्मल रीडिंग, क्या क्या अब नॉर्मल रीडिंग है इसके अंदर देखने को मिलती है कि सर एक क्वेश्चन आया है कि वाइड ब्लैडर है और उसके अंदर अगर अकॉर्डिंग टू एज वाइड ब्लैडर हमने यूज किया न्यूबॉर्न बेबी में, अगर हमने अडल्ट का बीपी कफ यूज किया तो उसमें क्या मेजरमेंट रहेगा, तो बीपी लो शो करेगा, है ना। तो उसका बड़ा कफ बांधोगे तो प्रेशर राइज होगी नहीं आर्टरी, तो प्रॉपर रीडिंग देगी कहां से। तो यहाँ पे ब्लैडर वाइड है, बड़ा है, तो बीपी लो आएगी। एक क्वेश्चन आया कि सर बच्चा मतलब अडल्ट पर्सन है, उसमें बच्चे का बीपी कफ बांध दिया और हम बीपी ले रहे हैं तो क्या रहेगा, बीपी हाई आएगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा नेरो है, वो पूरी टाइटनेस ज्यादा दिखाएगा वो अपनी, और जितनी रीडिंग चाहिए वो आएगी नहीं, तो उसमें क्या आएगा, हाई रीडिंग आएगी, जल्दी बीपी शो कर देगा। मान के चलो लूज रह गया, है ना, लूज रह गया तो हम प्रेशर देते जाएंगे, वो अपना प्रेशर रीडिंग बढ़ा हुआ दिखाएगा बीपी का, क्योंकि वो लूज था, तो उसमें हाई रीडिंग आएगी। अगर सर डिफ्लेटेड क्विक, अगर हम जल्दी जल्दी डिफ्लेटेड करें तो सर क्या रहेगा, बीपी जो ऊपर है उसका जो हाई बीपी है वो शो ही नहीं करेगा, नॉर्मल बीपी पे जाके अटक जाएगा, तो बीपी लो शो करेगा उसका। अगर पेशेंट कंडीशन वर्स है और जल्दी जल्दी हमने डिफ्लेटेड किया, 2 to 3 mm पर सेकंड के हिसाब से आपको डिफ्लेट करना है, मैंने बताया था, तो वही करना है। डिफ्लेट क्विक तो बीपी लो, और डिफ्लेट स्लो करेंगे तो बीपी हाई आएगा। अगर हम ये देखेंगे कि रीडिंग हाँ यहाँ पे बीप कर रहा है, बार बार उसी को प्रेस कर रहे हैं, उसी को लूज कर रहे हैं, तो बीपी हाई आएगा। तो उसके बाद में चलिए एक क्वेश्चन पुट होता है कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है क्या। मीन आर्टेरियल प्रेशर की शॉर्ट फॉर्म है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जिसको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग समझे तो इसके अंदर जो माने इक्वल टू माना जाता है इसका फॉर्मूला कि 2 से गुना करना है डायस्टोलिक प्रेशर को, उसका ब्रेक बंद करना है, उसके बाद प्लस लगाना है, फिर सिस्टोलिक प्रेशर लिखना है, उसके बटा 3 लिखना है। कहने का मतलब है कि 2 into डायस्टोलिक प्रेशर ब्रेक क्लोज प्लस सिस्टोलिक प्रेशर बाय 3। अगर ये फॉर्मूला मान के चलिए कि यहाँ पे हम 80 लिख रहे हैं, यहाँ पे 120 लिख रहे हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीन आर्टेरियल प्रेशर आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला थोड़ा आसान नहीं है, तो इसके अलावा हमें दूसरा फॉर्मूला बता दीजिए। तो ये दूसरा ये लिखा, डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। तो इसके अलावा 1/3 का मतलब है इनटू के अंदर पल्स प्रेशर आएगा, तो 1/3 से आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है, उसके बाद पल्स कर देना है डायस्टोलिक प्रेशर से, आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। सर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी पढ़ लिया, उसके अलावा क्या पढ़ा, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, और उसके अलावा तीसरा है हमारा ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, बीपी। तो फिफ्थ हो गया अपना पेन। पेन के अंदर आता है फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में पांचवा माना जाता है हमारा दर्द, जो एक पेशेंट को होता है, और उस पेन को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो भी अपना एक वाइटल साइन होता है, तो उसको फिफ्थ रखा है। आज की डेट में 6 माना गया है ऑक्सीजन सेचुरेशन को, 6 वाइटल साइन ऑक्सीजन सेचुरेशन है। तो पेन को असेस करने के लिए चलो फिफ्थ वाइटल साइन आपने बता दिया, उसमें है क्या, तो वॉन बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल जिसको बोला जाता है, एक चार्ट होता है जिसमें अलग अलग चेहरे बनाए जाते हैं, हैप्पी वाला, सैडनेस वाला, वर्स वाला और इरिटेशन वाला एक लोगो होता है, सिंबल होता है और इमोजी होता है, जिसको टिक करना होता है कि हाँ पेशेंट को कितना दर्द है, और उसे पूछा भी जाता है ना।
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करके उस चार्ट को मेंशन किया जाता है। इसको वॉन बेकर फेज पेन रेटिंग स्केल बोला जाता है। 6 आता है ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरी एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर कितना SpO2 कलेक्ट है, कितना सेचुरेशन शो कर रहा है, वो ऑक्सीजन सेचुरेशन के अंदर आता है। सर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 95। तो सर आपने 100 भी लिखा है। 100 लिखने का मतलब है सम टाइम पेशेंट जहाँ पे मान के चलो कहीं पे आग लगी है ना, कहीं पे जैसे मान के चलो फायर हुआ है, कहीं पे हैजार्ड हुआ है, फायर हैजार्ड हुआ है, उस स्टेशन के अंदर जो वहां का धुआं उठता है, स्मोक उठता है, वो अगर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला जाए तो पेशेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन होता है एक तरह का, उस तरह के मतलब उसके अंदर धुआं चलने की वजह से वो कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजन का शिकार हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर पेशेंट को 100% ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर की जाती है बाय नॉन रीब्रीथर मास्क के थ्रू, जिसके पीछे एक थैला लगा होता है, ऑक्सीजन मास्क के पीछे एक बैग लगा होता है ना। तो उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 95 to 100% दी जाती है, और 100% ऑक्सीजन उसको सेचुरेशन देने के बाद में उसको जो उसका CO2 लेवल है वो कम किया जाता है। तो उस सिचुएशन के अंदर 100% ऑक्सीजनेटेड है कि नहीं वो देखा जाता है बाय SpO2। दूसरी कंडीशन, पेशेंट को अगर हम सक्शन कर रहे हैं, सक्शन करने से पहले पेशेंट को 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन लाई जाती है, उसके बाद में सक्शन ट्यूब डाली जाती है, ताकि पेशेंट का अगर सेचुरेशन लेवल गिरे तो कम से कम वो 92 तक जाके रुक जाए, है ना, हमें पता चल जाए विद इन 50 सेकेंड कि हाँ ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रहा है। उस सिचुएशन के अंदर 100% ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। नॉर्मली 100% ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर 100% इसीलिए माना गया है कि 95 to 100 एक SpO2 लेवल बॉडी के अंदर रहता है। पल्स ऑक्सीमीटर है वो नॉन इन्वेजिव डिवाइस है। नॉन इन्वेजिव डिवाइस का मतलब है कि एक जो पल्स ऑक्सीमीटर मैंने फोटो दिखाई थी रेस्पिरेशन वाले के अंदर कि हाँ एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जिसको यूज किया जाता है। दोबारा से मैं डायग्राम शो कर देता हूँ पल्स ऑक्सीमीटर का। उस पल्स ऑक्सीमीटर को अटैच किया जाता है और उस पे पल्स और SpO2 लेवल दिखाया जाता है, ठीक है। और एक नॉन इन्वेजिव डिवाइस का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव, जो चीजें बॉडी के अंदर पुट नहीं की जाती है ना, वो नॉन इन्वेजिव होती है, जो बाहर लगाई जाती है। पेच हो गया, ड्रेसिंग हो गया, और उसके अलावा जो भी आउटर सरफेस ऑफ बॉडी अटैच किया जाता है वो नॉन इन्वेजिव। इलेक्ट्रोड हो गए, और जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू द लाइन या फिर थ्रू द इंसिजन, उसको इन्वेजिव प्रोसीजर बोला जाता है। तो इसके अंदर जो एक पल्स ऑक्सीमीटर होगा वो नॉन इन्वेजिव डिवाइस के रूप में होगा। चलिए अपना कंप्लीट हुआ वाइटल साइन। मैं भी आप सबको सारी चीजें समझ में आई होगी, और हमने कोशिश की है कि सारी चीजें एक्सप्लेन की जाए, शॉर्ट वे के अंदर सारी चीजें बताई जाए, और आपका टाइम कंजप्शन कम से कम करते हुए सारी चीजों को क्लियर किया जाए। मैं भी कोई अगर आपको डाउट रहा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।